अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11वां चैप्टर पढ़ेंगे, जो ऐसा चैप्टर है आपको मोस्ट VVI है, जिससे हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। वो एग्जाम में वो चैप्टर का नाम क्या है, तो आर्यभट्ट और त्रिगना। आर्यभट्ट अपने दौर के बहुत बड़े साइंसदान थे और इन्होंने किस चीज़ की खोज की, और दूसरी बात ये कि इन्होंने ये कहाँ के रहने वाले थे, और इन्होंने सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बताया कि ज़मीन गोल है कि सूरज गोल है। ये सब के बारे में फुल डिटेल्स में जानेंगे। और इनकी पैदाइश कब हुई, इनकी वफात कब हुई, इन्होंने कितनी मशहूर किताबें लिखी, जो अभी के दौर में उनकी किताबों से बहुत बड़े साइंसदान सब हेल्प ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं। इससे पहले इन टॉपिक पे बताने से पहले आपका जो पहले वाला चैप्टर है उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। इससे पहले वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 था, 10वां चैप्टर। उस चैप्टर का नाम था उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। उर्दू ड्रामा मतलब होता है कि कोई भी कहानी को प्रैक्टिकल के तौर पे अगर यूज करे, इस्तेमाल करे, तो उसको हम लोग ड्रामा कहते हैं। जैसे कि फिल्म, मूवी वगैरह ये सब जो होते हैं उसको हम लोग ड्रामा कहते हैं। दूसरा ये कि उर्दू ड्रामा निगारी के जो राइटर हैं उसका नाम क्या है, तो प्रोफेसर लुत्फुर रहमान है। आगा हश्र को किस नाम से जाना जाता है, तो आगा हश्र को उर्दू का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। ड्रामा निगारी में प्रोफेसर लुत्फुर रहमान जो थे, उर्दू आगा हश्र की ड्रामा निगारी के प्रोफेसर लुत्फुर रहमान थे। उनकी पैदाइश कब हुई थी, उनकी पैदाइश 1941 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो आपको बनियारपुर छपरा जिले में हुई थी। वहाँ उनका नानिहाल था। इनका आबाई वतन जो था दरभंगा जिले में था। इनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था। उनके वालिदा का नाम बीवी आमना खातून था। इन्होंने डबल MA किया था और उसके बाद PhD किए थे। MA में गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। दूसरी बात ये जो है इनकी किताबों का मौजू जो है, ये ज़्यादातर मजमून निगारी और उसके बाद अफसाना निगारी, शेर और शायरी भी करते थे। कौन? प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। और इन्हें सियासत से भी ताल्लुक रखता था। ये सियासत से भी अच्छे खासे जाने जाते थे। तो सियासत में, पॉलिटिक्स में वो किस पार्टी से इलेक्शन लड़े थे, तो राष्ट्रीय जनता दल राजद से वो पार्टी से लड़े थे, और उसमें MLA भी बने और मंत्री के पोस्ट पर भी गए। ये था इससे बैक वाला चैप्टर का फुल रिवीजन हो गया। आइए अब हम लोग आर्यभट्ट और त्रिगना के बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट और त्रिगना एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में हमेशा इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से हमेशा पूछ जाता है, इसलिए कि यह जो चैप्टर है वो साइंस से रिलेटेड है कि सूरज ग्रहण कब होता है, सूरज चांद कैसे ग्रहण होता है, सूरज जो ग्रहण हुआ था वो कितने साल के बाद हुआ था, और ऐसा ग्रहण जो होगा वो कितने साल के बाद होगा। ये सब के बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्यभट्ट के बारे में भी जानेंगे, लेकिन आर्यभट्ट का जो दौर है, जिस समय वो पैदा हुए थे, उस दौर को क्या कहा जाता है, तो उस दौर को गुप्त और सुनहरा दौर कहा जाता है। उस दौर के लोग जो थे, उस समय लोग अच्छे जानकार, इल्म को पसंद करते थे, मतलब एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। और उस समय इंसाफ पसंद लोग थे, मतलब झगड़ा ये सब किसी से, मारपीट वगैरह ये सब किसी से नहीं, सिर्फ एजुकेशन की तरफ ज्यादातर जाते थे। और उस दौर की इसलिए गुप्त दौर कहा जाता है। ये आपको डॉक्टर आर्यभट्ट जो थे, आर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट और त्रिगना, तो आर्यभट्ट साहब जो बहुत बड़े अपने दौर के साइंसदान थे, और इन्होंने जीरो की भी खोज की थी। दूसरी बात ये, इन्होंने सबसे पहले यह साबित किया कि जमीन गोल है और अपने मुंह पर अपनी जगह घूमती है, चक्कर लगाती है। और आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह भी साबित किया कि सूरज ग्रहण कैसे होता है, चांद ग्रहण कैसे होता है, इस सब के बारे में आर्यभट्ट ने बताया था। आइए आर्यभट्ट के बारे में और इस चैप्टर का जो फुल डिटेल्स है उसके बारे में जानेंगे। कि सबसे पहले ये है कि ये जगह, आर्यभट्ट जहाँ पैदा हुए थे वो जगह का नाम क्या था, तो वो जगह खगोल एक जगह है, वहाँ आर्यभट्ट पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश हुई थी। और आर्यभट्ट की अपना तजर्बा का रिसर्च सेंटर कहाँ खोले हुए थे, तो मसूरी एक जगह है जहाँ वो त्रिगना, मसूरी से नजदीक त्रिगना एक जगह है,
वहां वो अपना रिसर्च सेंटर खोले थे। ये सब जगह कहाँ पाया जाता है? तो ये सब पाया जाता है आपको पटना से दक्षिण, पटना से पश्चिम के करीब नजदीक में। और पटना कहाँ है? तो आपको बिहार, बिहार कहाँ है? तो हिंदुस्तान में। मतलब ये जो बड़े साइंसदान हैं, ये सबसे ज्यादा अगर मशहूर थे तो ये इस चीज की रिसर्च में थे कि सूरज कैसे ग्रहण होता है, चांद कैसे ग्रहण होता है, उसके बारे में फुल डिटेल्स में बताए थे। आइए अब हम लोग बुक की तरफ में, बोर्ड की तरफ चलते हैं कि सबसे पहला आपका जो क्या था कि आर्यभट्ट और त्रिगना ये क्या है? तो आर्यभट्ट और त्रिगना एक मजमून है। आर्यभट्ट और त्रिगना एक मजमून है। इस दौर को, जब आर्यभट्ट पैदा हुए थे, उस दौर को क्या कहते हैं? तो उस दौर को गुप्त और सुनहरा दौर कहते हैं। उस वक्त को गुप्त और सुनहरा दौर कहते हैं इसलिए कि उस दौर में लोग इल्म को ज्यादा दोस्त पसंद करते थे और दूसरा इंसाफ पसंद भी थे। लोग आपस में झगड़ा झुगड़ी वगैरह, बदमाशी वगैरह नहीं करते थे और एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। इसीलिए इल्म को दोस्त और इंसाफ पसंद थे। तीसरा ये कि आर्यभट्ट के बारे में, तो आर्यभट्ट किस किस चीज के नॉलेज रखते थे? तो आर्यभट्ट किसके माहिर थे? तो एक इल्म रियाजी, इल्म रियाजी मतलब मैथमेटिक्स। दूसरा ये कि इल्म नुजूम मतलब सितारा वगैरह के बारे में जानना। इल्मुल जब्र जैसे सैयारा वगैरह, ये सब के ग्रह वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी, बहुत ज्यादा नॉलेज था। आर्यभट्ट साहब, तो आर्यभट्ट ने एक बड़े साइंसदान की भी कोऑपरेट किए थे, हेल्प किए थे। वो कौन थे? तो वो एक मैथ के ही साइंसदान थे जिसका नाम था इल्म रियाजी में, जिसका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस की इन्होंने मदद की थी। ये किस चीज के साइंसदान थे? तो ये मैथ, जिसको हम लोग हिसाब भी कहते हैं। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? तो आर्यभट्ट की पैदाइश, देखिए, आर्यभट्ट पटना से मगरिब, मगरिब मतलब पश्चिम खगोल में इनकी पैदाइश 476 ईस्वी में पैदा हुए। 476 ईस्वी में पैदा हुए और इनकी वफात कब हुई? तो इनकी वफात 564 ईस्वी में इनकी वफात हो गई। टोटल ये कितने साल तक जिंदा रहे? तो ये 88 साल तक, 88 ईयर्स तक वो जिंदा रहे, उसके बाद इनकी वफात हो गई। आर्यभट्ट अपना रिसर्च सेंटर कहाँ खोले हुए थे? तो देखिए, आर्यभट्ट पटना से 30 किलोमीटर जुनूब मतलब दक्षिण की तरफ मसूरी के नजदीक त्रिगना में तजर्बागाह रिसर्च सेंटर बनाया था। इनकी किताब का नाम क्या है? तो इनकी किताब में है, एक पहली किताब है आर्य सिद्धांत है, दूसरी किताब है तंत्र है। ये और इसका मेन टॉपिक क्या? देखिए, दुनिया के पहले साइंसदान थे जिसने बताया कि जमीन गोल है और अपने मुंह पर मतलब अपनी जगह गर्दिश करती है। आर्यभट्ट सबसे पहले यह साबित किए थे कि सूरज और चांद ग्रहण हो कैसे हो। सूरज और चांद के ग्रहण के बारे में मतलब पूरा मुख्तसर, पूरा फुल डिटेल्स में वो बताए थे कि कैसे सूरज ग्रहण होता है, कैसे चांद ग्रहण होता है। तो इनके बारे में आर्यभट्ट बताते हैं कि जब कोई सितारा पर, कोई सैयारा पर्दा कर दे मतलब, तो वो चीज ग्रहण हो जाती है। जैसे कि अगर हम सूरज ग्रहण होता है तो उस पर अगर चांद का पर्दा पड़ जाए तो उसकी वजह से वो सूरज ग्रहण हो जाता है। ये चीज दिखाई, अगर आपकी नजर से अगर कोई चीज देख रहे हैं तो आपके सामने अगर कोई पर्दा रख दे तो सामने वाली चीज नजर नहीं आती है, तो उससे हम लोग उसे ग्रहण हो जाता है। वही चीज बोले थे, जब कोई सैयारा एक दूसरे का पर्दा कर देता है जिसकी वजह से सूरज ग्रहण या फिर चांद ग्रहण होता है। ये तफसीली मालूमात फराहम किए थे किसमें? सूरज और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात आर्यभट्ट ने फराहम करवाए थे। तीसरा और नेक्स्ट आपको लास्ट वाला ये है कि 21वीं सदी में सबसे बड़ा जो सूरज ग्रहण हुआ था वो कब हुआ था? तो 21वीं सदी में सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हुआ था, वो 22 जुलाई 2009 को पेश आया था। 22 जुलाई 2009 को पेश आया था। और ऐसा सूरज ग्रहण कब कब होता है? तो हर एक सदी के बाद होता है। एक सदी मतलब 100 होता है, 100 साल के बाद ऐसा होता है। ऐसा सूरज ग्रहण एक सदी मतलब 100 साल के बाद ही होता है। अब अगर इसके बाद वाला अगर जो सूरज ग्रहण होगा तो कितने साल के बाद होगा? तो लगभग आपको 123 साल के बाद ही नेक्स्ट जो है सूरज जो ऐसा है जो 2009 में ग्रहण हुआ था वैसा देखा जाएगा 123 साल के बाद।
ये तो आपको चैप्टर के बारे में बता दिए, इसका एक्सप्लेन बता दिए। आपको अगर इससे एग्जाम में जो पूछेगा उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे की तरफ जानेंगे। देखिए, आर्यभट्ट और त्रिगना, आर्यभट्ट और त्रिगना ये क्या है? एक माखूज है। माखूज मतलब जो है किसी किताब से निकाला गया है, अखज किया गया है। दूसरा ये कि आर्यभट्ट और त्रिगना क्या है? तो मजमून है कि अफसाना है कि नाविल है। तो आर्यभट्ट और त्रिगना एक मजमून है। आर्यभट्ट कौन थे? तो अपने दौर के बहुत बड़े साइंसदान थे जिन्होंने जीरो के बारे में बताया, और इन्होंने जमीन गोल है इसके बारे में बताया। दूसरा ये कि सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण कैसे होता है उसके बारे में इन्होंने बताया था। जिस दौर में ये पैदा हुए थे आर्यभट्ट, उस दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो गुप्त और सुनहरा दौर। ये एग्जाम में हमेशा आपको पूछता है कि गुप्त और सुनहरा दौर किसे कहा जाता है? तो आर्यभट्ट के दौर को कहा जाता है। और उस दौर के लोग किस चीज को पसंद करते थे? तो वो उस दौर के लोग एजुकेशन को और इंसाफ पसंद थे। आर्यभट्ट ने किस बड़े साइंसदान के कोऑपरेट किया था, उनका हेल्प किया था? तो पैथागोरस के। पैथागोरस किस चीज के साइंसदान थे? तो वो इल्म रियाजी मतलब मैथ के हिसाब के साइंसदान थे। उसके बाद ये आपको कि आर्यभट्ट किस किस फन में, किस किस उलूम में ज्यादा जानकारी रखते थे? तो एक इल्म नुजूम है जिसको हम लोग सितारा वगैरह के बारे में, इल्म रियाजी हिसाब वगैरह के बारे में, इल्म जब्र, ये सब के बारे में इन्हें ज्यादा माहिर थे, ज्यादा नॉलेज था इन्हें। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश आपको 476 ईस्वी में हुई थी और इनकी वफात 564 ईस्वी में हुई थी। टोटल मिलाकर आपको अगर ये जिंदा रहे इस दुनिया में तो 88 साल तक जिंदा रहे। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा गाह कहाँ काम किया था? तो आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा गाह जो है ये मसूरी के नजदीक त्रिगना एक जगह है जो पटना से 30 किलोमीटर दूर है, वहां इन्होंने अपना तजर्बा गाह किया था। और वहीं से वो रिसर्च करते थे कि कैसे कैसे सितारा या फिर चांद या सूरज कैसे कैसे गर्दिश करते हैं उसके बारे में। वहां जो वो अपना तजर्बा गाह बनाए थे वो लगभग एक टावर के बराबर 60 फीट के करीब वो लंबा था, और उसी पे वो बैठकर और रिसर्च करते थे कि कैसे कैसे जमीन गर्दिश करती है। त्रिगना को क्यों सिलेक्ट किया गया? तो त्रिगना को इसलिए सिलेक्ट किया गया कि वहां का जो माहौल, वहां का जो वातावरण रहता है हमेशा साफ रहता है। अगर आपको और जगह जाइए तो बारिश लगी रहेगी, लेकिन वहां का जो माहौल रहता है हमेशा साफ रहता है, और वहां पूरा क्लियरिफिकेशन के साथ रिसर्च किया जा सकता है। 2009 में जो सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हुआ था, तो उस समय दुनिया के बहुत सारे लोग, अमेरिका, नासा वगैरह या फिर और से भी जो है वहाँ के लोग हिंदुस्तान में आए थे कि सूरज ग्रहण, इसलिए त्रिगना में आए थे कि त्रिगना में पूरा क्लियर दिखाई देता है और यहाँ से टोटल सही तरीके से पता चल जाएगा कि सूरज ग्रहण कैसे होता है। लेकिन जब ये सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को हुआ 5:कुछ पे, तो उस समय पूरा दिन जो था, दिन पूरी तरीके से रात में तब्दील हो गई थी, और रात में तब्दील होने के बाद उस समय एक बारिश का माहौल हो गया था जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पाया था। और ऐसा सूरज ग्रहण अगर आदमी हमेशा हर 100 साल के बाद होता है, अगर इसके बाद अगर देखा जाएगा तो कहा जाता है कि लगभग 123 साल के बाद ऐसा सूरज ग्रहण फिर दोबारा देखा जा सकता है। ये चीज था। आर्यभट्ट की सबसे मशहूर किताब कौन सी थी? तो आर्यभट्ट की सबसे मशहूर किताब आर्य सिद्धांत और तंत्र है। इसी किताब से अभी पहले उन्होंने कई हजार साल पहले जो है, कई से हजार साल पहले, लगभग जो मतलब 1 से 1,500 साल पहले इन्होंने ये साबित कर दिया था कि जमीन गोल है, अपनी जगह पे घूमती है, सूरज कैसे ग्रहण होता है, चांद कैसे ग्रहण किया होता है, इस सब के बारे में बताए थे और उसी अपनी किताब में इन्होंने दर्ज कर दिया था। और इसी किताब से अभी के दौर में अभी जो है जो भी साइंसदान है जो इस टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, ये इनकी किताब से उन्हें बहुत कोऑपरेट मिलता है, बहुत हेल्प मिलता है। ये था आर्यभट्ट के बारे में फुल एक्सप्लेन। और आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी, आर्यभट्ट की वफात कब हुई थी, इन्होंने अपना तजर्बा गाह कहाँ काम किया था, इनकी किताब का नाम क्या था, ये सब आपको बता दिए हैं। अब हम लोग, ये आपका
अफसाना ख़त्म हो चुका है, मजमून भी अब ये चैप्टर 11 तक, ये आर्यभट्ट तक ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नावल के बारे में, उसके बाद हम लोग ड्रामा पढ़ेंगे। ड्रामा तो हो चुका है, ये नावल पढ़ेंगे, उसके बाद मकतूब निगारी पढ़ेंगे। अप्रॉक्स चैप्टर नंबर 11 तक आपको ख़त्म हो गया है। तो ज़्यादातर एग्जामिनर जो है आपको क्वेश्चन अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ज़्यादातर अगर उतारते हैं, तो ज़्यादातर आपको 1 से लेकर 11 तक के चैप्टर में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं क्लास 10 की अच्छी तैयारी करें, तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक अच्छी तरीके से पूरी याद कर लीजिए, ताकि आपको इस टॉपिक से मतलब चैप्टर 1 to 11 तक से आपको जो भी क्वेश्चन आए तो एक भी नहीं है। अगर आप इसकी अच्छी तैयारी कम समय में करना चाहते हैं तो चैप्टर 11 और चैप्टर 1 to 11 अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ये था। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको नावल से स्टार्ट करेंगे कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल का स्टार्ट किया था और इसके बारे में नावल में डॉक्टर डिप्टी नज़ीर अहमद क्या बताते हैं, इन्होंने किस किस की इस्लाह के लिए नावलें लिखे थे। सबसे पहले नावल निगार कौन थे, तो डिप्टी नज़ीर अहमद थे। उसके बारे में जानेंगे। पहले तो इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेन हो गया, उसके बाद इस चैप्टर से जो भी VVI क्वेश्चन आएगा उसका रिवीजन करवा देंगे, ताकि आप लोग की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। अब तक के जो क्लास 10th और 12th में हैं और उर्दू की तालीम से नहीं जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। अपने एजुकेशन में, अपने नॉलेज में, अपनी तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।